हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मैं आपका इस पढ़ाई के सुहाने सफर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने बीपीसीएस 186 का यूनिट 6 पढ़ा था, जो कि था स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक 1, जिसमें हमने कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में पढ़ा था। अब जो है हम इसके यूनिट 7 में आ गए हैं, जिसका नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक 2। तो यहाँ पे कुछ और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक यानी कि हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए कुछ टेक्निक्स जो है वो यहाँ पे बताई गई हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं। इधर दो ही ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट के। सबसे पहले आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि एक्सप्लेन कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। आपको कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग जो कि एक स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। उसके अलावा आपको जो है टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए और उसके बारे में आप डिस्कस कर पाए, इस लायक आपको बनना है। अब इस यूनिट का ब्रेकडाउन जो है यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर में दे रखा है। तो हमारा सबसे पहले तो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग है, जो कि एक स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है। उसके बाद में हमारा टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट में हमारा जो एक मेथड बताया गया है वो है टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। और जो दूसरा मेथड जो बताया गया है हमें, वो है हमारा टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जिसमें और भी बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो बताई गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब सेक्शन 7.2 पे आ जाते हैं, जो कि है हमारा कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? कोग्निटिव और रिस्ट्रक्चरिंग दो वर्ड से मिलकर बना है। कोग्निटिव का मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारे दिमाग से रिलेटेड, हमारी सोच से रिलेटेड इसका कुछ लेना देना है। रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब है उसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर करना, उसको नई प्रकार से बनाना। तो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी थॉट जिसकी वजह से हमें जो है स्ट्रेस हो रहा हो, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो कि हमारे में स्ट्रेस जनरेट कर रही है, उनको हमें जो है मोर पॉजिटिव, मोर कंस्ट्रक्टिव, मोर रियलिस्टिक थॉट से बदलना होता है। इसको हम जो है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो है थिंकिंग प्रोसेस को जो है ज्यादा रैशनलाइज और पॉजिटिव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे रखा है, अगर एक स्टूडेंट है जिसके बहुत ही कम मार्क्स आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, उसने दिया, तो वो ये सोचता है कि मैं फेल हो गया, अब क्या होगा। इसके सोचने के बजाय उसका ये सोचना कि ये गलती जो है हमने की है, हमारी क्या कमी रह गई थी, उसको हम पूरा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो उसको एक तो है कि भाई उसका नेगेटिव पोर्शन को लेके बैठे रहना, और दूसरी तरफ है उसी को ग्रो करना उसके ऊपर। अपने कोग्निटिव जो है अपनी सोच को रिस्ट्रक्चर किया कि हमने फेलियर हुए, हम जो है फेल हुए किसी गलती की वजह से हुए, उस गलती को हम ठीक करेंगे और नेक्स्ट टाइम में हार्डर ट्राई करेंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो ये हो गया कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में। जहाँ पे आपको जो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में मेन जो एक टेक्निक बताई जाती है वो है हमारी एबीसीडी टेक्निक। एबीसीडी टेक्निक का जो है ये एक सिनोनिम, यानी जिसको निमोनिक्स बोलते हैं, उसकी तरीके से है। यहाँ पे ए का मतलब होता है मैं बताता हूँ। ए का मतलब होता है एक्टिवेटिंग इवेंट। वैसे ही यहाँ पे बी का मतलब बिलीफ हो जाता है। सी का मतलब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस होता है। और डी का मतलब होता है यहाँ पे डिस्प्यूटिंग। ई का मतलब यहाँ पे इफेक्ट्स हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो इफेक्टिव जो नए बिलीफ है वो जनरेट करना। तो इस तरीके से हो जाता है यहाँ पे। तो एबीसीडी टेक्निक के बारे में थोड़ा देख रहे थे। एबीसीडी टेक्निक का मतलब क्या होता है? रैशनल इमोशनल बिहेवियर थेरेपी जो होती है, ये उसमें एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, वो है एबीसीडी टेक्निक, एबीसीडीई टेक्निक। ये जो दी गई थी ये हमारे अल्बर्ट आइल्स के द्वारा दी गई थी। यहाँ पे एबीसीडी का मतलब बता दिया है कि एक्टिवेटिंग इवेंट को ए बोलते हैं, बिलीफ का मतलब बी होता है, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब सी होता है, डी का मतलब डिस्प्यूट होता है, जिसमें तीन सब पार्ट आ जाते हैं: डिटेक्टिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग एंड डिबेटिंग। इसके बाद में हमारा इफेक्ट्स जो है वो ई आ जाता है। इसको जो आप अच्छे से समझेंगे, इस डायग्राम में थोड़ा बड़ा हो रहा है, एक बार छोटा कर देते हैं इसको। चलिए यहाँ पे देखिए आप, एक्टिवेटिंग इवेंट जो है हमारा सबसे पहले होता है एक्टिवेटिंग इवेंट। एक्टिवेटिंग इवेंट के बाद में जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है या फिर कोई भी इवेंट है वो हुआ, उसके ऊपर आपका कुछ बिलीफ सिस्टम होगा कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में। वो बिलीफ सिस्टम आपका रैशनल हो सकता है या फिर इरेशनल हो सकता है। अगर वो रैशनल हुआ तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और वो पॉजिटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो या तो इमोशनल होगा या बिहेवियरल होगा। और क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव है तो इसके आगे आपको कोई उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपका जो बिलीफ है वो इरेशनल हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कुछ इमोशनल होंगे और बिहेवियरल होंगे। तो फिर आपको उनको क्या है, डिस्प्यूट करना पड़ेगा। डिस्प्यूट करने के लिए आप क्या करेंगे?
आप पहले तो डिटेक्टिंग करेंगे कि क्या कहाँ उसकी कमजोरी है, क्या गलती है वहाँ पे, उसको डिटेक्ट करेंगे। फिर उसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि भैया इसके जो है नेगेटिव पॉइंट्स लिखेंगे कि इसकी वजह से क्या होता है, और फिर उसके बाद में उसको डिबेट करेंगे कि इससे बढ़िया क्या हो सकता है। उस तरीके से आप जो करेंगे तो फिर आपको जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद में हमारे जो है इफेक्ट्स आ जाते हैं। इफेक्ट्स में जो भी आपका जो डिस्प्यूट किया है, उसके बाद में आपको क्या रिजल्ट मिला है, उसको हम इफेक्ट्स के रूप में बोलेंगे। इफेक्ट्स आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर आपका इफेक्ट जो है पॉजिटिव रहा तो आपका जो ये डिस्क्रिमिनेटी यानी कि आपने एबीसीडी टेक्निक जो लगाई थी वो एकदम आपकी सही गई है। पर अगर आपका जो है इफेक्ट अभी गलत गया, तो फिर आपको क्या है दोबारा से ये जो एबीसीडी टेक्निक है इसको अप्लाई करना पड़ेगा, और तब जाके आपका एक नया इफेक्ट बनेगा या फिर इफेक्टिव जो है बिलीफ बनेगा नया। वो जी वो जो है आपको आगे जाके जो है स्ट्रेस का लेवल कम करने में मदद करेगा। इसका यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है एबीसीडी टेक्निक का यहाँ पे। जैसे कि किसी ने एक प्रेजेंटेशन में काम करते समय एक मिस्टेक कर दी, तो उसका बिलीफ क्या क्या हो सकता है, दो हो सकते हैं। एक तो हो गया इट हैपेंड समटाइम, यानी कि रैशनल है, कभी कभी हो सकता है। और इरेशनल क्या है कि भैया मैं तो काबिल ही नहीं हूँ, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, ये है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए, अगर आप जो है ये वाला बिलीफ है आपके पास में कि ऐसा कभी कभी हो सकता है, तो आप क्या है थोड़े से सैड हो जाओगे, या फिर आप जो है अगली बार ट्राई हार्ड जो है हार्ड कर ट्राई करोगे नेक्स्ट टाइम। वहीं पे अगर आपका जो है इरेशनल हुआ बिलीफ, तो आप क्या बोलोगे, आप फीलिंग डिजेक्टेड, यानी कि आप जो है नकारा फील करोगे। उसके अलावा आप क्या है कि आप प्रेजेंटेशन बनाने से अवॉइड करोगे उसको, यानी कि उसमें दोबारा प्रेजेंटेशन नहीं बनाओगे, उसको अवॉइड करोगे। तो ये जो है ये एक नेगेटिव जो है इफेक्ट्स हैं। इसके बाद में हमारा जो है उसको हम डिस्प्यूट करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे, पहले तो डिडक्ट करेंगे, फिर हम जो है डिस्क्रिमिनेट करेंगे, और फिर डिबेट करेंगे। और फिर उसके बाद में हमारी जो है इफेक्टिव नहीं जो है थिंकिंग बिलीफ जो है वो बनेगा। इसको जो है एक बार मैं अच्छे फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक 2। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। तो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अंदर एक आने वाली एक टेक्निक है, जिसको हम जो है स्ट्रेस प्रोवोकिंग नेगेटिव थॉट्स जो होती हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, उसको हम कंस्ट्रक्टिव या फिर रियलिस्टिक वंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे मैंने बताया था। इससे क्या होता है कि हमारे जो है एंजाइटी के सिम्टम्स, डिप्रेशन के सिम्टम, अदर मेंटल हेल्थ जो कंडीशन है उनके सिम्टम्स जो है वो कम हो जाते हैं। इससे और क्या होता है, इससे क्या होता है कि आप जो है एक रैशनल और पॉजिटिव जो है थिंकिंग वो बनाते हो इसके इसके अंदर। इसके बाद में हमने एबीसीडी टेक्निक का पढ़ा था, तो एबीसीडी टेक्निक के बारे में यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। एबीसीडी टेक्निक क्या है कि एक कोर कंपोनेंट है रैशनल इमोशनल बिहेवियर थेरेपी थी, जो मैंने पढ़ा आरईबीटी, जो कि हमारे आइल्स के द्वारा दी गई थी। और उसमें क्या-क्या है कि एक्टिवेटिंग इवेंट होता है, बिलीफ होता है, कॉन्सिक्वेंसेस होता है, डिस्प्यूट होता है, इफेक्टिव न्यू बिलीफ या फिर इफेक्ट जो भी है आपका। अगर वो इफेक्ट अच्छा है तो फिर आपको दोबारा से करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक रिजल्टिंग में आपको एक इफेक्टिव न्यू बिलीफ चाहिए, जिसकी वजह से आपको जो है स्ट्रेस ना हो या फिर स्ट्रेस जो है कम हो। और ये यहाँ पे आपका ये डायग्राम हो गया है यहाँ पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं अब अपने चेक योर प्रोग्रेस 1 पे। तो व्हाट इज कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, वो तो आपको पता चल गया है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। सेकंड जो है हमारा एबीसीडी टेक्निक में एबीसीडी जो है ये न्यूमोनिक्स है, तो किसके लिए स्टैंड करते हैं। ए यानी कि आपका एक्टिवेटिंग इवेंट, बिलीफ, कॉन्सिक्वेंसेस, डिस्प्यूट यानी कि उसको डिस्प्यूट करना, और फिर आपका है इफेक्ट या फिर इफेक्टिव न्यूज जो है बिलीफ, उसका ये इफ और स्टैंड करता है। इसके बाद में हमारे टाइम मैनेजमेंट टेक्निक, टाइम मैनेजमेंट में आ जाते हैं यहाँ पे। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि आजकल हमारे जीवन में टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है, क्योंकि लोग जो है टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। तो इसलिए हमें जो है टाइम मैनेजमेंट की एक ज़रूरत है। इसलिए सबसे पहले हमारा स्टीवर्ट्स जो है 2014 में इन्होंने जो है टाइम मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन दी थी। इसका मतलब होता है कि प्रायोरिटाइजिंग, शेड्यूलिंग, एक्सिक्यूटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पर्सनल सेटिस्फैक्शन। इन्होंने क्या बोला था कि जब भी हमें कोई एक्टिविटी या फिर कोई भी चीज करनी होती है तो उसको प्रायोरिटाइज करना है, उसको शेड्यूल करना है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना है। तो इस जो
पूरा ये सिस्टम है, इसको हम जो है टाइम मैनेजमेंट बोलेंगे। तो इसी का डिटेल में यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रखा है। तो प्रायोरिटाइजेशन क्या होता है? प्रायोरिटाइजेशन का मतलब होता है कि आपको जो है कौन सा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो चीज़ आप प्रायोरिटाइज़ करना। इसके लिए जनरली हम जो है एबीसीडी टाइप में एक जो है मेथड है वो आगे पढ़ेंगे। पर यह है कि हम उसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि ए हमारा ये जो है ए जो भी होंगे वो सारे हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बी हमारे थोड़े कम इम्पोर्टेंट है, सी हमारे उससे भी कम इम्पोर्टेंट है। तो एक प्रायोरिटी सेट कर दिया आपने। उसके बाद में शेड्यूलिंग का मतलब, शेड्यूलिंग होता है कि टाइम ब्लॉकेज बनाना है, यानी कि ये काम हम इतने से इतने बजे के बीच में करेंगे या फिर एलोकेट करना टाइम, उसको हम शेड्यूलिंग बोलते हैं। शेड्यूल शेड्यूलिंग जो करते हैं तो उसमें 3 मेथड्स जो है यूज़ किए जाते हैं, जैसे क्लस्टरिंग, टाइम ब्लॉकिंग एंड डिसमेंटलिंग। क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है कि 2-3 काम जो है उनको क्लस्टर कर दिया जाता है। जैसे कि आपको मान लीजिए कि आपको कहीं बाहर जाना है, मान लीजिए आप दूध लेने के लिए बाहर जा रहे हो, तो आप क्लस्टर कर सकते हो कि मैं रास्ता जहाँ से जा रहा हूँ वहाँ पे और भी जो काम है हम वो भी कर सकते हैं। तो आप रास्ते में से सब्जी लेके आ सकते हो, और भी चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हो वहाँ पे। इसके बाद में हमारी टाइम बॉक्सिंग आती है। टाइम बॉक्सिंग का मतलब है कि आप टल एलोकेट कर रहे हो कि ये काम हम इतने से इतने बजे के बीच में करेंगे, इतने से इतने टाइम तक हमारा ये काम है, ये इतने घंटे के लिए करना है, ये इतने घंटे के लिए करना है। उसके अलावा डिसमेंटलिंग है, कोई भी लार्ज जो टास्क होता है, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा टास्क है, उसको आसान बनाने के लिए आप क्या है उसको डिसमेंटल कर देते हो छोटे-छोटे टास्क में। यानी कि एक बिग टास्क है तो फिर उसको आप 4 या 5 स्टेजेस में डिवाइड कर देते हो। तो आप फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज एंड टास्क कंप्लीट। तो इस तरीके से जो हमारा जो तरीका होता है ये डिसमेंटलिंग बोलते हैं। इसके बाद में एग्जीक्यूशन है। अब ये जो 2 चीज़ें थी ये प्लानिंग टाइप की हो गई कि ये प्लान किया आपने, पहले तो प्रायोरिटाइज़ किया कि क्या काम करना है और फिर उसके बाद में शेड्यूल किया कि ये कब करना है। पर एग्जीक्यूशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप कुछ काम नहीं करोगे तो फिर आपका जो है वो प्लानिंग करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो एग्ज़ीक्यूशन आपको ज़रूर करना चाहिए, यानी कि उस काम को जो है रियलिटी में लाना, आपको वो काम करना है। अब इसके बाद में हम जो है अपने नेक्स्ट मेथड पे आ जाते हैं, जो कि है टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स एक बहुत ही लाजवाब टाइम मैनेजमेंट का एक टूल है जिसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से नहीं दे रखा, मैंने एक अलग से बना रखा, पर थोड़ा आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर आपको मैं आंसर पे लेके चलूँगा। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स जो है 4 कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें, जो कि 2 एक्सिस होती है, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट, इम्पोर्टेंट एंड नॉन इम्पोर्टेंट। इसके बेसिस पे 4 कोऑर्डिनेट बन जाते हैं हमारे। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है ये हमारा अर्जेंट इम्पोर्टेंट का होता है, ये वाला अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। सेकंड कोऑर्डिनेट होता है हमारा नॉन अर्जेंट, इम्पोर्टेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है हमारा वो हो जाता है हमारा अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है हमारा नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। तो इनके रिलेटेड कुछ काम होते हैं, यानी कि आपको अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ काम है तो उसको क्या करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करना है, ये एक बार आंसर में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, जिसको हम आइंसहोर्न मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत होगी तो आप नाम याद कर लेना, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स भी लिख सकते हो। पर इसको जो है आइंस होर्न मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसमें जो होते 3 हो गए हमारे सेक्टर जो मैंने आपको बताया था। अब इसका मेन बात पे आता है कि इसका करना क्या होता है। मान लीजिए कि आपका कोई टास्क है जो कि अर्जेंट है, यानी कि अभी करना है। अर्जेंट का और नॉन अर्जेंट का मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे। अर्जेंट का मतलब अभी, नॉन अर्जेंट का मतलब बाद में भी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट का मतलब ज़रूरी, नॉन इम्पोर्टेंट का हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो अर्जेंट जो और इम्पोर्टेंट हो गए तो उस पे आपको जो है पहले फ़ोकस करना है कि उसको हम जल्द से जल्द कंप्लीट करें। अगर वो नॉन अर्जेंट है, यानी कि अर्जेंट नहीं है पर इम्पोर्टेंट ज़रूर है, जैसे कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है पर अभी ज़रूरत नहीं है, दिसंबर में या फिर आपका जो है 6 महीने बाद, 4 महीने बाद एग्ज़ाम है, उसकी पर प्रिपरेशन ज़रूर करनी है। तो आपको उसके लिए टाइम जो है शेड्यूल करना है। आपको कुछ टाइम उस पे देना है डेली का, पर देना ज़रूर है। ऐसा नहीं कि आप उसको भूल ही गए, तो शेड्यूल करना है आपको। अगर आपका कोई काम है जो अर्जेंट है, पर इम्पोर्टेंट नहीं है आपको, यानी कि आपके लिए नहीं है, आपका जो है पर्सनल इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि मम्मी ने दूध लेने के लिए भेज दिया या फिर कुछ और ऐसा ही काम जिससे आपको डेलीगेट करना है, तो उसको क्या करना है, आपको डेलीगेट करना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, उसको क्विकली हैंडल टू फ्री अप टाइम। आपको उसको जल्दी-जल्दी खत्म करना है कि आपका टाइम खत्म हो। कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और वो अर्जेंट है कि अभी चाहिए, तो आप या तो उसको किसी और को बोल दीजिए कि वो कर दे, जिसको डेलीगेट बोलते हैं,
और अब या तो आप उसको जल्दी से जो है हैंडल कर लीजिए। इसके अलावा जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है नॉन अर्जेंट नॉन इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आपके काफी सारे एग्जांपल्स, जैसे कि कोई भी आप टीवी देखना जो कि अर्जेंट नहीं है ना इम्पोर्टेंट है, आप टीवी बाद में भी देख सकते हो। आप जब 30 के हो जाओगे तब भी देख सकते हो, 40 के हो जाओगे तब देख सकते हो। और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है कि टीवी देख के आपको क्या मिलेगा। तो उसको या तो आपको एलिमिनेट करना है या तो पोस्टपोन करना है। एलिमिनेट करोगे बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है कि एलिमिनेट नहीं कर सकते, जैसे कि क्योंकि एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है, पर उसको पोस्टपोन ज़रूर करना। अगर आपका लिमिट से कम है, तो आप उसको पोस्टपोन ज़रूर करिए। तो ये जो है, ये टेक्निक है, ये हमारी टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स में आती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, अदर टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट उस पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है प्लानर सिस्टम। तो प्लानर सिस्टम जो है ये इंपॉर्टेंट है, और पहली भी बात की गई जो मैंने बताया था आपको कि असाइन करना, प्रायोरिटाइज करने में ABC असाइन करना, वो प्लानर सिस्टम से ही आता है। प्लानर सिस्टम में क्या होता है, 1 मिनट इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको कम दिखेगा। प्लानर सिस्टम में क्या होता है कि हम प्लान करते हैं कि ये स्टेप्स क्या क्या होंगे। जैसे कि हमारा अगर कोई भी है, सबसे पहले हम लिस्ट बनाते हैं उसको। स्टेप 1 होता है हमारा कि हम एक लिस्ट बनाएंगे कि हमें क्या क्या काम करना है। उसके बाद में हम जो है स्टेप 2 होता है प्रायोरिटी लेटर साइन करते हैं उसको, जो कि होता है ABC। ए का मतलब है मस्ट डू, यानी कि ये तो करना ही है, ये करना चाहिए और ये कर सकते हैं। यानी कि मस्ट वाला है कि ये तो करना ही है। शुड डू यानी कि ये करना चाहिए, पर अगर मिस हो गए कोई बात नहीं। और कुड डू का मतलब कि कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है। इसके बाद में हमारा जो है थर्ड स्टेप जो आ जाता है, उसको नंबरिंग देना होता है। जैसे कि आपके इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने कॉल मैनेजर ऑफ बैंक, इसको आपने ए असाइन किया है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल को ए असाइन किया है। तो यानी कि इनकी प्रायोरिटी तो मस्ट डू वाली आ गई है दोनों की। पर इनमें से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप जो है नंबरिंग सेट करेंगे। यानी कि ये वाला जो है, ओ सॉरी, एक और है यहाँ पे, सुपरवाइजर की मीटिंग वाला। तो ए यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबरिंग असाइन किया है 1, 2 एंड 3, यानी कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कभी नहीं कर, यानी कि ये तो बिल्कुल जो है भूलना नहीं है। सेकंड जो है ये थोड़ा सा उसके बाद में है, ये भी करना मस्ट है पर। और ये जो है थर्ड प्रायोरिटी पे है आपका। तो ये जो है ये नंबर असाइन हो गए। इसके बाद में जो होता है हमारा फोर्थ स्टेप है कि सिंबल्स जो है उसका इस्तेमाल करना, उसके स्टेटस, जो टास्क के स्टेटस को बताने के लिए। जैसे कि टिक का मतलब होता है कंप्लीट हो गया टास्क, ये एरो का मतलब है कि हमने रीशेड्यूल कर दिया है, जीरो का मतलब है कि डेलीगेट कर दिया किसी और को, यानी कि कोई और इंसान हमारे जगह पे कर देगा। एक्स का मतलब है कि भैया हमने जो है उसको टास्क को खत्म कर दिया, डिलीशन कर दिया है। इसके बाद में हमारा जो है नेक्स्ट एक और जो है हमारा टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है, सॉरी टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स नहीं, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है, वो होती है ब्लॉकिंग टाइम वेस्टर्स। सबसे ज्यादा जो है ये इफेक्टिव टेक्निक होती है कि जो भी चीजें आपका टाइम वेस्ट कर रही है उनको आप बंद कर दीजिए। ये आजकल जो है काफी ज्यादा सोशल मीडिया में बताई जाती है कि सोशल मीडिया ही बंद कर दो आपका, यानी कि सोशल मीडिया से टाइम जो है ध्यान नहीं हट रहा, आप सोशल मीडिया बंद कर दो। आप जो है उसकी ऐप को ही, इंस्टाग्राम की ऐप को ही डिलीट कर दो, यूट्यूब को डिलीट कर दो, या फिर जो है टिकटॉक जो है, या फिर जो भी चलता है उनको डिलीट कर दो, स्नैपचैट और ये सब सोशल मीडिया की जितनी भी ऐप्स हैं उनको डिलीट कर दो। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है टाइम को वेस्ट नहीं होने दे रहे। इसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि अपने पेपर वर्क को पाइल अप नहीं होने देना। जैसे कि आप अगर हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा काम करते रहोगे, पेपर वर्क अपना करते रहोगे, तो आपका पेपर वर्क पाइल अप नहीं होगा। तो आपका जो है बाद में जाके वो स्ट्रेस जो है क्रिएट नहीं होगा, और टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका बाद में जाके। इसके अलावा कुछ टाइम वेस्टिंग पीपल भी होते हैं, यानी कि वो आपका टाइम वेस्ट करा देते हैं फालतू की बातें करने में, या फिर वैसे कुछ कुछ लोग होते हैं। तो आपको उनको पोलाइटली डिक्लाइन करना चाहिए कि अभी नहीं, बाद में बात करेंगे, या फिर आपको उनको अवॉइड करना चाहिए। ये 2 तरीके हैं इनको डील करने के लिए। अब इसके बाद में हमारा आता है डेलीगेशन। डेलीगेशन मैंने थोड़ा-सा आपको पहले भी बताया, पर इसका डिटेल में यहाँ पे है कि असाइनिंग टास्क टू समवन एल्स, किसी और को टास्क दे देना, अपना काम किसी और को दे देना, इसको डेलीगेशन बोलते हैं। तो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो जनरली डेलीगेट नहीं करते। तो इसका क्या मतलब है कि क्यों नहीं करते? तो ये समझते हैं कि वो जो है खुद कर सकते हैं। उनको ये होता है कि भैया हम खुद ही कर लेंगे, हमें किसी और को डेलीगेट करने की क्या ज़रूरत है? पर डेलीगेट करने से आपका जो है एक तरीके से बोझा हट जाता है, अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और ख़ास तौर पर ये डेलीगेशन जो है ये हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैनेजर्स जो कि अपने सबॉर्डिनेट्स या फिर टीम लीडर जो अपने टीम को काम अगर डेलीगेट ना करे, तो फिर ये जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा हैज़ार्ड क्रिएट कर सकता है।
तो फिर आपको जो है डेलीगेट करना चाहिए, स्पेशली इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड ये मस्ट है। तो आपको ये आना ही चाहिए डेलीगेट करना। तो ये क्या समझते हैं कि हम जो है डेलीगेट खुद, यानी कि टास्क जो है वो हम खुद कर सकते हैं, डेलीगेट क्यों करें? या तो उनको जो है कॉन्फिडेंस नहीं होता सामने वाले के ऊपर, कि उनको लगता है कि ये काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो आपको थोड़ा-सा उनके ऊपर भरोसा करके एक बार ट्राई करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सुपरवाइज़ कर रहे हो तो आपको ज़रूर ये चीज़ करनी चाहिए। और किसी-किसी को ये भी लगता है कि हम जो है अगर इसको डेलीगेट कर देंगे कि टास्क को, तो वो क्रेडिट ले लेगा हमारा, या फिर रिकॉग्निशन हमें उतनी नहीं मिलेगी, या फिर जो है उसके पास में स्किल या फिर टाइम जो है, सामने वाले के पास में उसको काम करने का स्किल नहीं है, या फिर उसके पास में टाइम नहीं है, या फिर दोनों ही नहीं है। ऐसा भी लोगों को लगता है। पर ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी आपकी जो है माइंड की सच भी हो सकती हैं, पर ये जनरली ये मनगढ़ंत होती है। आप एक सामने वाले को अगर पूछेंगे तो शायद से वो कर भी दे। इसका आप ये अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका 50% काम जो है वो डेलीगेट होके आराम से आपका जो है वर्क जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे ये बता रखा है कि अगर आप डेलीगेट करते हैं, तो क्या चीज़ वो किस प्रकार से गलत हो सकता है। वो डेलीगेशन आपका काम नहीं हो, यानी कि काम बिगड़ने का बात कब आ सकती है? तो काम बिगड़ने की बात तब आ सकती है जब आपके पास में कम्युनिकेशन गैप हो या फिर ब्लॉकेज हो। यानी कि जो डेलीगेट कर रहा है और जो जिसको डेलीगेट किया गया है, यानी कि आपने किसी को काम दिया, तो आपके और उस पर्सन के बीच में अगर कम्युनिकेशन गैप है, कि आपके बीच में कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो रहा, कि बातचीत ढंग से नहीं हो रही है, आपने उसको कुछ समझाया, उसने कुछ समझा नहीं, या फिर उसने आपको कुछ रिप्लाई दिया, आपने उसको समझा नहीं, तो फिर जो है कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो है यहाँ पे काम बिगड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको जो है डेलीगेट करते समय कम्युनिकेशन जो है वो आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब इसके बाद में हमारा लास्ट सेक्शन जो आ जाता है, डीलिंग विद प्रोक्रेस्टिनेशन। तो डील कैसे करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ में? प्रोक्रेस्टिनेशन जो है हमारे टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालना जिसको बोलते हैं, तो ये जो है इसको डील करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं। तो कुछ वैलिड रीज़न होता है, कुछ इनवैलिड रीज़न होते हैं, या फिर इनअप्रोप्रिएट रीज़न्स होते हैं। वैलिड रीज़न क्या होगा कि आपको थोड़ा देर के लिए स्ट्रेस हो रहा है, तो आप बोल रहे हो कि थोड़ी देर बाद में करेंगे। अभी जो है ये इस काम को करने से काम बिगड़ सकता है। या फिर आपको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कि आपको अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अभी करेंगे तो अभी काम करने से ये बिगड़ सकता है। या फिर क्वेश्चन हो सकता है कि भैया हमें थोड़ी सावधानी रखनी है, जैसे कि आप इंडस्ट्रियल एरिया में या फिर केमिकल के साथ में काम कर रहे हो, तो आपको जो है सावधानी रखनी ज़रूरी है, क्वेश्चन रखना ज़रूरी है। तो आप इसको इसलिए डेलीगेट कर रहे हो। अब इसके कुछ इनअप्रोप्रिएट कॉजेज़ होते हैं कि हमें जो है, जो हमारे लिए इनवैलिड है। अनसर्टेनिटी, यानी कि हमें जो है सर्टेनिटी नहीं है कि करना क्या है, या फिर इसकी वजह से, या फिर हमें जो है टास्क जो है वो डिफिकल्ट लग रहा है हैंडल करने के लिए। परफेक्शनिज्म एक बहुत ही बड़ा जो है कॉज होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, क्योंकि हमें जो काम चाहिए वो एकदम परफेक्ट चाहिए, तो उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं कि परफेक्ट नहीं हुआ, अभी और काम करना है इसके ऊपर, वो चीज़ होती है। वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन, यानी कि अपने आप जो होना, चीज़ें होगी, भगवान जो है, भगवान करेगा, ऐसा नहीं होता। भगवान जो है नाव भेजता है, तो पर आपको चढ़ना उसके ऊपर खुद होता है। भगवान सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको खुद होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं आपको उसके, ये इनअप्रोप्रिएट कॉजेज़ होते हैं कि इनकी वजह से आप जो अगर कर रहे हो प्रोक्रेस्टिनेट, तो फिर ये गलत रीज़न्स हैं। तो अगर प्रोक्रेस्टिनेट, यानी कि अगर ऐसे प्रॉब्लम्स हो, तो आपको करना क्या चाहिए? तो देखिए, अगर आपके पास में कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो जो कि टैकल होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, तो जनरली लोग क्या है उससे भागेंगे या फिर उसको प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उस प्रॉब्लम से टैकल करना चाहिए जब आपकी बॉडी का पीक टाइम हो, या फिर आपके मेंटल स्टेट एकदम फोकस हो। इसका जो साइंटिफिक रिसर्च में ये पाया गया है कि काफ़ी लोगों का जो है पीक टाइम अलग-अलग होता है। कोई मॉर्निंग पर्सन होता है, कोई इवनिंग पर्सन होते हैं, कोई आफ्टरनून पर्सन होता है, कोई नाइट पर्सन होते हैं। तो इन इन टाइम पे उनकी एनर्जी लेवल या फिर माइंड की वर्किंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ये पता करना चाहिए कि आपकी जो है माइंड की या फिर आपकी बॉडी की पीक जो टाइम है वो कब की है। उस टाइम पे आपको उस प्रॉब्लम को टैकल करना चाहिए। कोई भी दिक्कत हो जो आपको लॉन्ग टर्म से आपको परेशान कर रही है, तो उस टाइम पे आप उसको जो है टैकल करें, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई टास्क आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि उस टास्क को स्मॉलर टास्क में ब्रेक डाउन कर दीजिए। जैसे कि हमने डिसमेंटलिंग हमारा जो बताया था सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के लिए।
तो फिर डिसमेंटलिंग का मतलब है कि आप उसको छोटे-छोटे टास्क में बाँट दे रहे हो, स्टेप्स में बाँट दे रहे हो। एक बड़ा टास्क है उसका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 5 करते ही आपका टास्क खत्म। तो इस तरीके से आप जो है उसको डिसमेंटल या फिर आप जो है उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो। आपको जो है टू डू लिस्ट मेंटेन करनी चाहिए अगर आप ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो कि काफ़ी बार क्या होता है कि लोगों के पास में जब ज़्यादा काम आ जाता है कि 1 1 2 3 4 10 टास्क्स हैं उनके पास में और उनको जो है वो सारे काम करने हैं तो काफ़ी बार वो माइंड से स्लिप हो जाता है। तो आपको टू डू लिस्ट मेंटेन करनी चाहिए कि आपका एक काम खत्म हुआ तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको माइंड में प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है कि अगला टास्क क्या करें ये सोचने के लिए। आप सीधा टू डू लिस्ट में जाओ, नेक्स्ट टास्क ढूँढो, ये करना है, चलो ठीक है कर दिया और वो करने पे लग जाओ। बस एक्शन पे आपको जो है फ़ोकस करना है, आपको एनर्जी खर्च करनी है, सोचने पे एनर्जी खर्च नहीं करनी। तो ये हो गए। इसके बाद में आपको जो है परफेक्शनिज़्म को अवॉइड करना चाहिए। मेरी बात मानो जो अगर आपको परफेक्शनिज़्म की दिक्कत है, तो आप 100% ये लिख के ले लो, अगर आप उसको 80% सही करके दे देते हो, सामने वाला खुश हो जाएगा। अगर आप पेपर दे रहे हो, पेपर को आपको लग रहा है कि अगर आपको परफेक्शनिज़्म की दिक्कत है, आपको लग रहा है कि पेपर की तैयारी मेरी नहीं हुई है, आप 80% तैयार करके पेपर दे के आओ, आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँगे। और अगर किसी और तरीके में भी आपको परफेक्शनिज़्म की दिक्कत है, तो आपको 80% जो है उसको करना है, बाकी का आप छोड़ दीजिए। परफेक्शनिज़्म जो है परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं होती है, तो आपको परफेक्शनिज़्म को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आपको जब भी कोई भी दिक्कत आए, जिसको आपको लग रहा है कि हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जो है हेल्प दूसरों की लेनी चाहिए। चाहे वो आप जो है इमोशनल हेल्प ले सकते हो या फिर आप जो है फिजिकल हेल्प ले सकते हो या फिर गाइडेंस ले सकते हो किसी की, तो आपको हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। इसके बाद में हमारा चेक योर प्रोग्रेस 2 आ जाता है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ टाइम ब्लॉकिंग बॉक्सिंग? फिर टाइम बॉक्सिंग का मतलब होता है कि स्पेसिफिक जो हमारे टास्क है उनके लिए टाइम जो है एलोकेट करना, उसको टाइम बॉक्सिंग बोलते हैं। इसके बाद में सेकंड जो है हमारा लिस्ट द स्टेप्स ऑफ प्लानर। तो प्लानर्स के क्या-क्या स्टेप होते हैं? सबसे पहले तो टास्क लिखोगे, फिर एक लेटर एबीसी असाइन करोगे, फिर एक नंबर असाइन करोगे कि अगर 3 ए आ गए आपके पास में तो उनमें से किसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, तो उसके लिए नंबर असाइन करोगे। फिर उसका जो ट्रैक करने के लिए आप जो है सिंबल्स जो है उसका इस्तेमाल करोगे। राइट है, क्रॉस है, ज़ीरो है यानी कि डेलीगेट कर दिया, एरो है कि इसको हमने जो है रीशेड्यूल कर दिया है, क्रॉस का मतलब खत्म हो गया है। इसके बाद में हमारा जो है लेटेस्ट सम अप 7.4 सेक्शन आता है यानी कि समरी। समरी में सिंपल से है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हम जो है यानी कि हमारी सोच को बदलना, उसको पॉजिटिव और रिकंस्ट्रक्टिव जो है वो बनाना। जिसके लिए हमने एक टेक्निक जो है उसमें पढ़ी थी एबीसीडी टेक्निक जो मेनली इसमें पढ़ाई गई थी एबीसीडी टेक्निक, एबीसीडीई टेक्निक वो हमने इसमें पढ़ी। उसके बाद में हमने जो है यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट में आ गए थे। टाइम मैनेजमेंट में हमने जो है सबसे पहले तो हमने टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, फिर यही सारी चीज़ें आपने पढ़ी जैसे कि प्लानर सिस्टम, टाइम ब्लॉकिंग वेस्टर्स जो ब्लॉकिंग टाइम वेस्टर्स, डेलीगेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे डील करें, ये सारी चीज़ें हमने जो है इसमें पढ़ी। इसके बाद में कुछ कीवर्ड्स हैं, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग आपको मैंने बता दिया, डेलीगेशन बता दिया है, टाइम मैनेजमेंट बता दिया है, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बता दिया है आपको। तो यहाँ पे जो है हमारा ये चैप्टर तो खत्म होता है, सीधा आप यहाँ पे यूनिट एंड क्वेश्चन पे आते हैं सबसे पहले। यूनिट एंड क्वेश्चन में डिस्कस कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, तो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग आपको पता चल गया, मैंने बता दिया आपको कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। इसके बाद में हमारा जो है यूनिट 2 आ जाता है एक्सप्लेन एबीसीडी टेक्निक के बारे में भी आपको पता चल गया है। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के बारे में भी आपको पता चल गया है डिटेल में और वेरियस टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट की काफ़ी सारी टेक्निक्स के बारे में पता चल गया है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 7 खत्म होता है। अगला जो हमारा ये है चैप्टर यूनिट 8 वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक 3 तो अभी भी बाकी है। पर आज के लिए जो है क्लास खत्म होती है तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।